हेलो स्टूडेंट्स, प्रकाश संश्लेषण के इस टॉपिक के अंदर आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि प्रकाश की प्रकृति क्या होती है। ठीक है, क्वांटम क्या होता है, क्वांटासोम क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कौन से प्रकाश में पादप सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि प्रकाश की जो प्रकृति है वो क्या होती है। हम ये जानते हैं कि जो प्रकाश होता है, सूर्य के द्वारा आने वाला जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में होता है, या हम ये कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गति करता है। ठीक है, तो प्रकाश की जो तरंगों की जो गति है, यदि हम इसको देखें तो लगातार जो क्रमागत लगातार होने वाली जो गति है, इन गतियों के बीच में जो सुरंग या गर्त जो बनते हैं, उन गर्तों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, उसे हम बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। क्या बोलते हैं उसको? तरंग दैर्घ्य, जैसे अपन लैम्डा के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ देखिए, प्रकाश चुंबकीय तरंगों की गति के बीच में जो दो सुरंग या गर्त होते हैं लगातार, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? लैम्डा अर्थात तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। तरंग दैर्घ्य प्रकाश की तरंग की जो ऊर्जा होती है, तरंगों की जो ऊर्जा होती है उसके व्युत्क्रमणापाती होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अधिक तरंग दैर्घ्य वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं उसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, या फिर जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश की किरणों की जो ऊर्जा है वो तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमणापाती होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ हमने, तरंग दैर्घ्य की जो ऊर्जा होती है वो प्रकाश तरंगों की जो ऊर्जा होती है वो तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमणापाती होती है। अर्थात कि तरंग दैर्घ्य बढ़ने के साथ साथ ऊर्जा में कमी आती है, या तरंग दैर्घ्य घटने के साथ साथ ऊर्जा में वृद्धि होती है। ठीक है, अब अपन ये देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा पृथ्वी पर जो प्रकाश की किरणें आती हैं, वो जो प्रकाश की किरणें दिखाई देती हैं वो कौन सी होती है? दृश्यमान प्रकाश की किरणें होती हैं, जिसके अंदर कुल 7 रंग होते हैं। कितने? 7 रंग होते हैं। तो देखिए, प्रकाश की जो किरणें होती हैं जो आती है जिसमें 7 रंग होते हैं, वो कौन सा प्रकाश होता है? दृश्यमान विजिबल प्रकाश होता है। इस विजिबल प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है लगभग 390 नैनोमीटर से लेकर के 760 अर्थात 760 नैनोमीटर तक होती है। इस जो दृश्यमान प्रकाश होता है उसमें कुल 7 रंग होते हैं। या तो अपन इसको बोलते हैं बैनी आह पीनाला, या फिर बोलते हैं इसको विबग्योर। क्या बोलते हैं इसको? विबग्योर। वायलेट से लेकर के और रेड तक, ये कुल 7 रंग होते हैं इसके अंदर। ठीक है, इन 7 रंगों की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 390 नैनोमीटर से लेकर के 760 नैनोमीटर तक होती है। ठीक है, यदि हम देखें कि 390 से यदि कम है तो वो कौन सा प्रकाश होता है? तो 390 नैनोमीटर से कम का जो प्रकाश होता है वो कहलाएगा परावैंगनी प्रकाश। परावैंगनी प्रकाश की जो किरणें होती हैं, ठीक है, उन किरणें जो होती है वो हानिकारक होती हैं। अतः ओजोन मंडल में जो ओजोन परत होती है वो परत इस परावैंगनी प्रकाश को वायुमंडल के अंदर रिफ्लेक्ट कर देती है, परावर्तित कर देती है, जिससे पृथ्वी पर उपस्थित जो सजीव हैं, पादप और जंतु, उस पर उन परावैंगनी किरणों का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़े। इसका मतलब ओजोन परत पृथ्वी पर उपस्थित समस्त पादप और जंतुओं की सुरक्षा करती है। एक तरीका से ओजोन परत सुरक्षा कवच होता है। जबकि हम ये देखें 760 अर्थात लाल प्रकाश से अधिक तरंग दैर्घ्य का जो प्रकाश है वो कहलाता है इंफ्रारेड, अवरक्त प्रकाश। अवरक्त प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 780 नैनोमीटर से लेकर के और 890 नैनोमीटर तक होती है। ठीक है, इस प्रकाश का उपयोग पादप नहीं करते बल्कि जीवाणु प्रकाश संश्लेषण के दौरान इस प्रकाश का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब हमें यह देखना है कि जो दृश्यमान प्रकाश में 7 रंग होते हैं, बैंगनी से लेकर के लाल प्रकाश तक, इन 7 रंगों का क्या उपयोग है। तो यहां देखिए आप कि बैंगनी प्रकाश जिसकी तरंग दैर्घ्य लगभग 390 से लेकर के 430 यानी 430 नैनोमीटर तक होती है। इस तरंग दैर्घ्य से हम जैसे जैसे लाल प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, तो तरंग दैर्घ्य के मान में वृद्धि होती है। अर्थात यहाँ पर लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 660 से लेकर के और 780 नैनोमीटर तक।
तो बैंगनी प्रकाश से लेकर के लाल प्रकाश की ओर जाते हैं तो तरंगदैर्घ्य के मान में वृद्धि होती है, लेकिन ऊर्जा में या कम तीव्रता में क्या होती है? कमी। इसका मतलब जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, तीव्रता उसकी ज्यादा होती है, और जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है उसकी तीव्रता सबसे कम होती है। ठीक है, तो यहां देखिए आप, हमने एरो के द्वारा इसको इंडिकेट किया हुआ है कि बैंगनी से लेकर के और लाल प्रकाश की ओर जाते हो तो लैम्डा के मान में वृद्धि होती है, बट तीव्रता के मान में क्या होती है? कमी। ठीक है, इसका मतलब लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है लेकिन तीव्रता सबसे कम होती है। बैंगनी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है लेकिन तीव्रता सबसे ज्यादा होती है। तो अब देखिए आप, ये जो 7 रंग हैं, इन 7 रंगों की बात करें तो बैंगनी रंग का जो प्रकाश है इसकी तीव्रता सबसे ज्यादा लेकिन तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, लगभग 390 से लेकर के 480 नैनोमीटर तक। अतः पादप बैंगनी रंग के प्रकाश को सबसे कम मात्रा में अब्जॉर्व करते हैं। हरे पादप बैंगनी रंग के प्रकाश को सबसे कम मात्रा में अवशोषित करते हैं। इस कारण बैंगनी प्रकाश के अंदर प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। कंपटीशन एग्जाम में अक्सर इस तरीका के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि दृश्य प्रकाश के किस रंग में पादप सबसे कम प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो कौन सा आता है? बैंगनी रंग। लेकिन लाल प्रकाश की बात करें तो 660 से लेकर के 780 नैनोमीटर तक का इसका प्रकाश होता है, तरंगदैर्घ्य होती है। तो इस तरंगदैर्घ्य में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो हमने लिखा है कि लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर मैक्सिमम होती है। और ज्यादातर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि लाल प्रकाश जो होता है पृथ्वी पर मॉर्निंग में प्रातःकाल के समय आता है, और प्रातःकाल के समय जितनी ज्यादा लाल प्रकाश होगा प्रकाश संश्लेषण की दर उतनी ज्यादा होती है, और प्रकाश संश्लेषण जितना ज्यादा होगा ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ही ज्यादा मुक्त होगी, और ऑक्सीजन जितनी ज्यादा मुक्त होगी सजीवों को श्वसन के लिए उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन उपलब्ध होगी। इसलिए हम लोगों को या हम लोग क्या करते हैं? मॉर्निंग के समय ही मॉर्निंग वॉक करते हैं, घूमते हैं। उससे क्या होता है? हमें ताजा और अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे कम मात्रा में प्रकाश संश्लेषण किस रंग में आता है? बैंगनी रंग के प्रकाश में। और सबसे ज्यादा किस में आता है? लाल प्रकाश में। हालांकि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लाल प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य 660 से लेकर 780 होती है। ठीक है, लेकिन इस प्रकाश में भी अपन चेंज करेंगे जब हमें रेड ड्रॉप, लाल पतन पढ़ना है, इमर्शन इफेक्ट पढ़ना है, तो इस केवल उस समय लाल प्रकाश पर हम चर्चा करेंगे कि लाल प्रकाश की जो ये डिस्टेंस है 660 से लेकर के 780, इसमें से कौन सा प्रकाश पादपों के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है, इसी प्रकाश में पादप कम मात्रा में प्रकाश संश्लेषण करते हैं जिसे रेड ड्रॉप कहते हैं। ये हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, यहां पर एक चीज और लिखी हुई, ग्रीन, हरे रंग का जो प्रकाश है, हरे रंग के प्रकाश को पादप बिल्कुल भी अवशोषित नहीं करते हैं, बल्कि इसका परावर्तन करते हैं। क्या करते हैं? इसका परावर्तन करते हैं। तो फिजिक्स के अंदर ये तरीका का टॉपिक आता है कि कोई भी वस्तु जिस रंग के प्रकाश को परावर्तित करती है वही रंग हमारी आंखों में पहुंचता है, और वही रंग हमें उस वस्तु का दिखाई देता है। वैसे तो हम ये जानते हैं कि पादपों की पत्तियों में हरे रंग का वर्णक अर्थात क्लोरोफिल पर्णहरित होता है, जिसके कारण पादपों की पत्तियों का रंग हरा होगा। लेकिन यहां पर हमने एक बायो का एक नया कंसेप्ट दिया है। यहां पर क्या समझाया कि पादप हरे रंग के प्रकाश को परावर्तित करते हैं, और परावर्तन के कारण ही पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। ठीक है, गर्मियों के दिनों में आपने देखा है कि हम ठंडक महसूस करने के लिए पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं और हमें ताज़ा हवा या फिर प्रकाश कम मिलता है, धूप कम मिलती है। उसका कारण क्या है कि जो हरे पादपों की जो पत्तियां हैं वो पत्तियां उस प्रकाश का क्या कर देती हैं? परावर्तन कर देती है, यानी कि जो उस पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है वहां तक उसको आने से रोकती है। ठीक है, तो आपने ये देखा कि जिस प्रकाश को पादप बिल्कुल भी अवशोषित नहीं करते हैं तो उस प्रकाश में सबसे कम मात्रा में अर्थात 0% सबसे कम मात्रा में बैंगनी प्रकाश के अंदर होता है। लेकिन हरे प्रकाश की जब बात करें हम तो सबसे कम मात्रा अर्थात 0% प्रकाश संश्लेषण कौन से रंग के प्रकाश में होगा? हरे रंग के प्रकाश में होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अब हम ये देख सकते हैं
कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो दृश्यमान प्रकाश है यानी मिनिमम हो रहा बैंगनी के अंदर और मैक्सिमम होता है लाल प्रकाश के अंदर। इसका मतलब बैंगनी से लेकर के लाल प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य की जो रेंज है, उस रेंज में पादप प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होते हैं, सक्रिय होता है। उस रेडिएशन के प्रति पादप प्रकाश संश्लेषण के लिए सक्रिय होता है। तो उस तरंग दैर्घ्य को जो डिस्टेंस वाली है, बैंगनी से लेकर लाल रंग के प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है, उस तरंग दैर्घ्य में जिसमें पादप प्रकाश संश्लेषण के लिए सक्रिय होते हैं, उसको हमने नाम दिया PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। क्या लिखा हमने? PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, अतः प्रकाश संश्लेषण के लिए सक्रिय विकिरण। और इसकी वैल्यू होती है 400 से लेकर के 700 तक, क्योंकि 700 से अधिक होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर में लाल प्रकाश के अंदर ही गिरावट आती है। ठीक है, इसलिए 400 से लेकर के हमने 700 तक की जो तरंग दैर्घ्य की रेंज है, इस रेंज में पादप प्रकाश संश्लेषण के लिए सक्रिय होता है। इसलिए इस रेंज को हमने एक नाम दिया, वो कौन सा है? PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ओके, अब देखिए आप प्रकाश संश्लेषण की यदि अपन रिएक्शन देखें तो वो रिएक्शन क्या होती है कि CO2 प्लस H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल। ठीक है, बनने वाले प्रोडक्ट जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो C6H12O6, या फिर इसको हम सिंगल मॉलिक्यूल्स के रूप में लिखें CH2O प्लस O2 प्लस जल। ये सेकंड प्रोडक्ट है, ये इसका फर्स्ट प्रोडक्ट है। अब देखिए यहां पर ये एक रिएक्शन हमने असंतुलित अवस्था में दिखा है, इसको चाहो तो संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा एक नया टॉपिक आता है, क्वांटम आवश्यकता क्या है। तो क्वांटम आवश्यकता से पहले अपन देखेंगे क्वांटम क्या है, क्वांटा क्या है। तो देखिए फोटोन एक शब्द है, हम जानते हैं प्रकाश की किरणों में उपस्थित जो उच्च ऊर्जा वाली तरंगें होती हैं, प्रकाश की किरणों में जो उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं जिन्हें पादप अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, उन कणों को अपन बोलते हैं फोटोन। और फोटोन के अंदर उपस्थित जो ऊर्जा है वो कहलाती है क्वांटा। इसका मतलब क्वांटा क्या है? एज ए फोटोन ही है, जिसे प्रकाशिक पुंज कह सकते हैं, जो पादपों पर गिरता है। प्रकाश संश्लेषण उससे क्रिया कंप्लीट करते हैं, पहले पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो प्रकाश की किरणों में उपस्थित जो उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं, उन्हीं कणों को अपन बोलते हैं फोटोन। और फोटोन के अंदर जो ऊर्जा उपस्थित होती है वो कहलाती है क्वांटा। अब देखिए इस रिएक्शन के आधार पर देखें कि क्वांटम की आवश्यकता क्या है। तो हम ये जानते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित जो हरे पादप हैं वो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल का उपयोग करके शर्करा अर्थात कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं हम कि प्रकाश संश्लेषण की इस क्रिया में CO2 का एक मॉलिक्यूल्स, हमने यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लिया है 1 मोल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का 1 मोल क्या होगा? स्वांगीकरण होगा इसका, या स्थिरीकरण होगा। ठीक है, या फिर ये हो सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त ऑक्सीजन के 1 मोल। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आवश्यक वह ऊर्जा जिसके कारण CO2 का 1 मोल स्थिरीकृत होता है, या फिर ऑक्सीजन का 1 मोल मुक्त होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 के एक अणु के स्थिरीकरण के लिए या फिर ऑक्सीजन के एक अणु के मुक्त होने के लिए जितनी भी ऊर्जा आवश्यकता होगी, जितनी भी क्वांटा की आवश्यकता होगी, उसी को बोलते हैं क्वांटम आवश्यकता। आर्नोन ने इस क्वांटम आवश्यकता की संख्या 8 बताई है। कितनी माना? 8। ठीक है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 के एक अणु के स्थिरीकरण के लिए या ऑक्सीजन के एक अणु को मुक्त होने के लिए जितनी भी आवश्यक ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को हम बोलते हैं क्वांटम आवश्यकता। इसका मतलब ऑक्सीजन का एक अणु जब मुक्त होगा तो उसको कितनी आवश्यक होगी क्वांटा की? 8 की। अब हम इसकी उल्टा बात करें
कि 8 क्वांटा की आवश्यकता होने पर ऑक्सीजन का 1 मोल मुक्त होता है। ठीक है, तो 1 क्वांटा यदि अवशोषित करें, 1 क्वांटा के ग्रहण करने से कितनी ऑक्सीजन मुक्त होगी, वो कहलाती है क्वांटम उत्पादकता। ठीक है, और क्वांटम उत्पादकता कितनी होगी, 12.5%। यानी कि जब 8 क्वांटा को अवशोषित करेंगे तो 1 ऑक्सीजन मुक्त होता है, लेकिन जब 1 क्वांटम के अवशोषित करेंगे तो कुल कितने ऑक्सीजन की मात्रा मुक्त होगी, 1/8 अर्थात 12.5% के रूप में। तो ये हमारा जो टॉपिक है जिसमें हमने पढ़ा प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, किस प्रकाश में पादप सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, किस में कम करते हैं, किस में सबसे कम 0% होता है। ठीक है, इसके अलावा क्वांटा क्या होता है, क्वांटम उत्पादकता क्या होती है, क्वांटम आवश्यकता क्या होती है। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है क्वांटासोम की बात कर रहे थे। क्वांटासोम जो हरित लवक के अंदर ग्रेनम और फ्रेट-चैनल, ग्रेनम क्या होते हैं, 2 थाइलेकॉइड के ग्रुप, लगभग 100 थाइलेकॉइड के जो समूह होते हैं, 100 थाइलेकॉइड का जो ग्रुप होता है वो एक ग्रेनम कहलाता है। 2 पास वाले ग्रेनम आपस में एक सेतु के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, उसको बोलते हैं अपन फ्रेट चैनल। ठीक है, तो ग्रेनम और फ्रेट चैनल की सतह पर छोटे छोटे वर्णक कण पाए जाते हैं, वर्णक अणु पाए जाते हैं। उन्हीं वर्णक कणिकाओं को हम कहते हैं क्वांटासोम। क्वांटासोम प्रकाश संश्लेषण की यूनिट मानी जाती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कई बार पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है, वो क्या कहलाएगी, क्वांटासोम। ठीक है, और क्वांटासोम की जो खोज है वो 1963 के अंदर पोर्क व पॉन विगिन्स ने की थी। जिसने, पोर्क व पॉन विगिन्स ने। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाविधि हम आगे पढ़ेंगे, अगली वीडियो में जो आएगा उसमें आता है कि एक वैज्ञानिक था एमर्सन ने ये बताया था कि पादपों की पत्तियों में 2 प्रकार के सिस्टम होते हैं, 2 प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम, अर्थात वर्णक तंत्र या प्रकाश तंत्र। प्रकाश तंत्र की यदि हम परिभाषा की बात करें तो प्रकाश तंत्र वर्णक कणिकाओं का एक ऐसा समूह होता है जो फोटोन के रूप में प्रकाश की किरणों का अवशोषण करे और अवशोषण के बाद उसका संचय कर आवश्यकता पड़ने पर उत्सर्जन का कार्य करता है। उसको बोलते हैं हम प्रकाश तंत्र या वर्णक तंत्र। वर्णक तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक PS फर्स्ट और एक PS सेकंड, जो अलग अलग तरंगदैर्घ्य की प्रकाश की किरणों का अवशोषण करते हैं। यह हमें क्रियाविधि के अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जितने भी प्रकाश तंत्र हैं, प्रत्येक प्रकाश तंत्र के अंदर लगभग 300 से 400 वर्णक अणु पाए जाते हैं। इन सभी वर्णक अणुओं में से एक सबसे बड़े आकार का जो वर्णक अणु होता है उसको बोलते हैं अभिक्रिया केंद्र, रिएक्शन सेंटर, जिसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा निहित होती है, संचित होती है। और इस अभिक्रिया केंद्र के चारों तरफ जितने भी वर्णक अणु पाए जाते हैं उनको बोलते हैं सहायक वर्णक अणु या एंटीना अणु के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमने इस डायग्राम में दिखाया है, ये मुख्य अभिक्रिया केंद्र है जहां पर ऊर्जा उपस्थित होती है। इसके चारों ओर पाए जाने वाले इन अणुओं को बोलते हैं सहायक वर्णक या एंटीना अणु। ये सहायक वर्णक या एंटीना अणु प्रकाश की किरणों का फोटोन के रूप में अवशोषित करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या किया इन्होंने, अवशोषण करने के बाद इस प्रकाश की किरणों की जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन के रूप में क्या करते हैं, स्थानांतरण। तो सेकंड क्या है, स्थानांतरण। स्थानांतरण के बाद पूरी की पूरी ऊर्जा कहां पर स्टोर रहती है, अभिक्रिया केंद्र में। तो नेक्स्ट क्या किया इन्होंने, संचय होने के बाद आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉन रूपी ऊर्जा का क्या कर देते हैं, उत्सर्जन। तो नेक्स्ट क्या है, उत्सर्जन। तो इन सभी वर्णक अणुओं का, ऐसे वर्णक अणु जो मिल करके प्रकाश की किरणों का अवशोषण करें, स्थानांतरण करें, संचय करें और आवश्यकता पड़ने पर उसका उत्सर्जन का कार्य करते हैं। तो ऐसे वर्णक कणिकाओं का जो समूह है वो कहलाता है क्वांटासोम।